बच्चों, आज आपको मैं कराने वाली हूँ क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। ठीक है, और मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही सॉल्यूशन एक साथ में करा दूंगी। उसका क्या कारण है वो भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि देखो 6 क्लास में बच्चे जाते हैं और इंग्लिश मीडियम में उनको सडनली डाल दिया जाता है, तो उनकी इंग्लिश भी उतनी बढ़िया से प्रॉपर नहीं हो पाती। तो कुछ वो क्वेश्चन को हिंदी के द्वारा आराम से समझ सके और उसका आंसर इंग्लिश में करेक्ट कर सके, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते चलूंगी आपको। ठीक है, जो भी जिस लैंग्वेज में बच्चा अपना कर सकता है वो बहुत आसान हो, आराम से कर सकता है। क्योंकि अभी तो आप और क्लासेस में जाओगे तो आपकी इंग्लिश और स्ट्रांग होगी, तब आपको भले हिंदी की जरूरत ना पड़े, पर अभी थोड़ी बहुत आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो ये देखिए आपका पेपर है 60 मार्क्स का, इसे 2.5 घंटे में खत्म करना है। टोटल 5 सेक्शन मिलेंगे आपको, क ख ग ढ, ऐसे इंग्लिश में आपको ABC मिलेगा। ठीक है, कोई भी आप आंसर करने से पहले आप उसका खंड मेंशन करेंगे, सेक्शन मेंशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते, ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करते। गैर आर्थिक गतिविधि से क्या प्राप्त नहीं होता है? अगर आप कोई काम, और इंग्लिश में भी देखेंगे, व्हाट इज अ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो मतलब अगर किसी के लिए आप काम करते हो तो वो आपको प्यार करेगा, कृतज्ञ रहेगा, आपका स्नेह करेगा, सेवा करेगा, मगर आपको पैसे नहीं देगा, तो इसका आंसर संपत्ति है, इसमें इसका प्रॉपर्टी है। अब चलते हैं आगे। मोनिका बैंक में कार्यरत है, बताइए कि वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो वो है तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में आप देखेंगे, मोनिका वर्क इन ए बैंक, विच सेक्टर इकोनॉमिक डज सी वर्क इन? तो टर्टियरी सेक्टर। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध शिव गंगा आंदोलन से है? महेश शर्मा, परवीन सिंह, अनूप यादव या सीमा चौरसिया? तो आपने ये चैप्टर आपके चैप्टर से पढ़ा, किससे है इसका? भाई अनूप यादव। ठीक है, ऐसे ही आप एक इंग्लिश वालों में आंसर लगाओगे। ठीक है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू शिव गंगा मूवमेंट? ठीक है, हलमा प्रथा का उद्देश्य क्या था? वृक्षों को लगाना, नदियों को स्वच्छ बनाना, बांधों को बनाना, बिजली उत्पादन करना। तो उसका उद्देश्य था बांधों को बनाना। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में भी द ऑब्जेक्टिव ऑफ हलमा कांस्टमा वाज, तो बिल्डिंग डैम्स। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो सभी बच्चों को पता होगा कि तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोर्न? तमिलनाडु। उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लगभग 2300 वर्ष पूर्व शासन के पर अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना डैश ने की थी? तो ये आपको चाणक्य जी ने की थी। ठीक है, इसमें भी ऐसे आप इंग्लिश में आंसर लगाएंगे। आपकी आंसर की थी ये है चाणक्य जी ने। ठीक है, दलित मिलान की पहचान कीजिए। केंद्र सरकार रक्षा नहीं, सही है। केंद्र सरकार विदेशी मामले, सही है। केंद्र सरकार संचार, सही है। केंद्र सरकार सिंचाई, तो सिंचाई वाले काम में केंद्र सरकार काम करती है? नहीं करती है। ठीक है, तो ये गलत है। ऐसे इंग्लिश में आप इरिगेशन। वर्धमान महावीर को जन्मस्थली वर्तमान भारत के किस राज्य में है? तो ये है आपकी महावीर के बिहार में। ठीक है, ऐसे ही यहां पर लगाएंगे बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सफल की कटाई से संबंधित है? दीपावली नहीं है, होली नहीं, मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्वेस्ट? मकर संक्रांति। विच टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फ्रांसीसियों के लिए भारत के लिए सर्वप्रथम किन संबंधों का उपयोग किया गया? हिंदू, सिंधु, युदु, इंडोई, इंडिके। उन्होंने इसमें फ्रांसीसियों में हिंदुस्तान का किया था। किसका किया था? हिंदुस्तान का, क्योंकि वो हिंदू को हिंदुस्तान के नाम से जानते थे, इसलिए। विच टर्म वाज द फर्स्ट यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो हिंदू। ठीक है, अब चलते हैं आगे। टोटल आपके इसमें 12 MCQ आते हैं, नहीं 15 MCQ। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साहित्य स्रोत है?
तो भाई इसका तो होगा कविता। ठीक है, इसी से ऐसे ही आप इंग्लिश साहित्यिक से आप कविताओं के द्वारा, ठीक है, तो पॉइंट। ठीक है, इनकी में से किस वेद में सबसे पहली बार पहले सरस्वती नदी के विषय की जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपको इसकी जानकारी मिलती है। ऐसे ही इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवर सरस्वती फर्स्ट फाउंड? तो ऋग्वेद। निम्न में से किस भारतीय महिला ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की फतेह हासिल की थी? तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, कल्पना चावला लिख देंगे। ठीक है, पर यहाँ तो मेरा आंसर इसका इसमें अरुणिमा सिंह। ठीक है, तो इसमें भी आपका अरुणिमा सिंह। अब चलते नीचे देखें कथनों में ए कथन के रूप में आपको मानचित्र मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। ग्लोब मानचित्र का एक प्रकार है। हाँ, तो इसमें देखिए ये बात भी सही है, ये भी बात सही है। तो इसका उत्तर आपका आएगा कथन ए। देयर आर मेनली 3 टाइप मैप्स। ए ग्लोब इज अ मैप ऑफ स्टेट। सही मिलान की पहचान कीजिए। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर प्रशांत महासागर नहीं, सबसे छोटा नहीं। सही की पहचान करनी है इसमें, तो यह है सबसे छोटी आर्कटिक सी। इसमें भी आपका आएगा चूज द करेक्ट मैच। तो स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर्कटिक ओशन। ठीक है, अब आ जाए खंड खा पे। आप खंड खा को, इसमें क्वेश्चन आपके दिए हैं, आपको समझना है और मैं क्वेश्चन के अपने बेहाफ पे आपको आंसर दे दूंगी समझा के कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं उसको समझ के आंसर कैसे देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश के भी आंसर देख, हिंदी के भी आंसर देखेंगे और इंग्लिश के भी आंसर देख लीजिए दोनों के। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं। फिर सेक्शन सी में आपका 3 मार्क्स का है। फिर ऐसे ही हाँ, ये भी 4 मार्क्स के हैं। फिर इसके बाद आ जाएंगे 5 मार्क्स के। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चनों को पहले मैं बताती हूँ, सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व करना है। प्रतिनिधि आधारित पर लोकतंत्र की परिभाषित कीजिए। तो प्रतिनिधि, और इसका इंग्लिश में पढ़ेंगे ऐसे ही। डिफाइन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होती क्या है, लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र वो होता है जिसमें हम अपने शासन को अपने जनता द्वारा जो चुना जाता है प्रतिनिधि, उससे वो चलाते हैं। ये लोकतंत्र को परिभाषित करता है। ठीक है, तो आप इसको अगर आंसर लिखोगे तो कैसे लिखो? लोकतंत्र की परिभाषा, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो आपको 2 मार्क्स के लिए इतना बहुत है। समुदाय का महत्व और विश्लेषण कीजिए। समुदाय एनालाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिटी। समुदाय क्या होता है? समुदाय देखो का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे 2 मार्क्स का तो आपको ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन में आंसर देना है। I mean, पॉइंट पे दोगे तो 2-3 पॉइंट देने हैं। समुदाय हमारे जीवन शैली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समुदाय से हम लोग एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़ सकते हैं। समुदाय से हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ऐसे इंग्लिश में भी आप बच्चे बनाकर लिख सकते हैं। परिवार का महत्व क्या है? परिवार का महत्व तो सबसे बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि परिवार हमारे सबसे पहले विद्यालय होती है। हमें जो भी कुछ सिखाता है सबसे पहले हमारा परिवार सिखाता है। और परिवार के बिना हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। शुरू में तो भाई बहुत बड़ा महत्व होता है उसका। धीरे धीरे व्यक्ति कर्म करता है, अपने अच्छे कार्य करता है तो आगे बढ़ता है। ठीक है, ऐसे ही आप इन दोनों में से कोई भी आपको देना। तो एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली। फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सेल्फ, हमारे लिए खुद के लिए, बिकॉज माई फर्स्ट स्कूल एंड माई फर्स्ट प्रायोरिटी। जो भी आप इंग्लिश में आपके टीचर ने सिखाया होगा आप बना के भी लिख सकते हो, पर इसको थोड़ा याद करना है। वेदों का महत्व का उल्लेख कीजिए। तो वेदों में हमारी संस्कृति की, हमारी शिक्षा का, हमारे ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा हम संस्कृति को, विज्ञान को, सब चीजों को सीखते हैं और अपने धरोहर को अब जो पिछले समय में हुआ है उन सब की जानकारी हमें वेदों के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, अब आ जाओ वैदिक संस्कृति का महत्व बताइए। तो वैदिक संस्कृति वह संस्कृति होती है जिससे हमें आगे बढ़ने, पुरानी सभ्यताओं का, प्राचीनताओं का, सबका आपको ज्ञान प्राप्त होता है। इन दोनों में से आपको जो सा सही लगे उसका एक का ही उत्तर देना बेटा, यानी दोनों को दोनों देना। तो मेंशन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ वेदास, मेंशन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ वैदिक कल्चर। कल्चर होता है जो संस्कृति, हम जिसको फॉलो करते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें जो सिखाया हम वो सीखते हैं और वो हम अपने आगे की पीढ़ी को भी सिखाते हैं। सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सभ्यता होती है जैसे किसी भी दर पीढ़ी अपनी चीज को आगे बढ़ाना संस्कृति के द्वारा। ठीक है, तो आप इसमें 2 या 3 मार्क्स में आराम से आप उत्तर दे सकते हैं।
ठीक है। तो डिस्क्राइब द एनी कैरेक्टरिस्टिक्स सिविलाइजेशन, ठीक है। अब आ जाओ खंड ख, ये 3 मार्क्स का। भारत की समृद्ध विविधता की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। और भारत में वस्त्र परंपरा विविधता को किस प्रकार समृद्ध करती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो मैं इन दोनों में से इसका उत्तर देती हूँ, आपको बताती हूँ, बताऊंगी इसका भी, पर देखो मैं बना के बता रही। एग्जैक्ट आंसर आपको अपनी बुक से या अपनी फोन से चैट जीटीपी के द्वारा, गूगल के द्वारा आराम से निकाल सकते हो। बस अगर मैं ये इसलिए आंसर बता रही हूँ कि देखो मैंने तो पूरी बुक नहीं पढ़ी, पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर कैसे देना चाहिए, ठीक है। तो भारत में समृद्ध विविधता माने जैसे अनेक में एकता, ठीक है। तो इसकी व्याख्या करने कम से कम आपको 10 लाइन में आंसर आपको देना ही होगा। तो मैं कुछ बताती हूँ इसकी लाइनें। देखो, भारत में समृद्ध विविधता की व्याख्या का उदाहरण इस प्रकार के, हमारे देश में अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं और यहाँ पे धर्म जाति के लोग होने के बावजूद भी आपस में एकता बनी हुई है, लोग आपस में एक सहयोग मिलकर रहते हैं। और ये अनेक देशों का एक देश है, अनेक राज्यों का, अनेक धर्मों का एक देश है। यहाँ पे सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए यहाँ पर रहते हैं। भारत में वस्त्र परंपरा विविधता, देखो हमारे भारत देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग वस्त्र पहने जाते हैं। पंजाबी में अलग पहने जाते हैं, कर्नाटक में अलग पहने जाते हैं, बिहार में अलग पहने जाते हैं, गुजराती में अलग पहने जाते हैं। फिर भी यहाँ पर सुख शांति और अनेक में एकता, मिलजुल के रहने की भावना है। तो बस ठीक है, आपको इसमें जिसका अच्छा लगे आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द रिच डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन विद एग्जाम्पल, और हाउ डज द इंडियन टेक्सटाइल ट्रेडिशन एंड रिच डाइवर्सिटी एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलते हैं आगे। प्रारंभिक मानव की जीवन शैली, देखिए प्रारंभिक मानव की जीवन शैली की व्याख्या कीजिए। तो देखो पहले प्रारंभ में व्यक्ति कैसे रहते थे, उनके पास घर तो नहीं थे, गुफाओं में रहते थे, लकड़ियां आग से, वो पशुओं के भरोसे रहते थे कुछ। और आदि मानव का जीवन सुना है ना, उसको पूरा पूरा आप लिख सकते हो, ठीक है। और वो अपने खाने के लिए कंदमूल पे डिपेंड रहते थे, ठीक है। जानवरों का सेवन करते थे, उनको आग से पका के खाते थे, और हड्डियों से औजार प्रयोग करते थे। फिर धीरे धीरे लोहे के औजार प्रयोग, थोड़ा सा बना के आपको आराम से अच्छे से लिख देना है। इतिहास के अध्ययन के लिए आवश्यक किन्हीं 3 किरातक स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो इतिहास के लिए आपको भाई 3 चीज आपको पता होनी चाहिए। ऐतिहासिक पता होनी चाहिए, संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी का अध्ययन कर रहे हो, आप किसी के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि वो किस टाइम पे था, कैसे लिखा जाना, स्रोत कहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो मुझे इन दोनों में से ज्यादा ये इजी लग रहा है, तो आप ये बता कर सकते हो। ऐसे ही आप इसमें भी, ठीक है। एक्सप्लेन द लाइफस्टाइल ऑफ अर्ली ह्यूमंस, तो पहले के लोग कैसे रहते थे, मैंने इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, आप उसे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हो। और लगता है कि बच्चों की, जैसे छठी क्लास के बच्चों की आप प्रोजेक्ट बना नहीं पा रहे हो, तो आप चैट जीटीपी का यूज करो फोन में, और उसमें बहुत इजिली आपके नंबर के अकॉर्डिंग आंसर निकल आता है, उसे आप आराम से याद कर सकते हो लिखकर। और याद होने में प्रॉब्लम होती है तो एक काम करो, उसे 1 बार 2 बार 3 बार लिखो, ठीक है। मेरी एडवाइस अच्छी लग रही हो, मेरी बात अच्छी लग रही हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो मेरे प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ समझा इसलिए रही हूँ कि देखो ये वाला पेपर आपको दिया है, ठीक है, पर ऐसा तो नहीं आ जाएगा, आपके इसके जैसे और भी आ जाएंगे। तो आप क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर कैसे दोगे, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो और ये जो आप क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इन चैप्टरों को आप 1 बार 2 बार 3 बार खोल के पी लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो कहीं नहीं जाने वाला, फुल मार्क्स आएंगे। और जिसके भी अच्छे मार्क्स आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि थैंक यू मैम, आपकी एडवाइस हमें काम आई, ठीक है। अब आ जाओ ग्राम पंचायत कार्यों की समीक्षा कीजिए। तो ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य कराती है, सड़कें बनवाती है, पानी की व्यवस्था करवाती है, स्कूल खुलवाती है, ठीक है। तो आप जो 5 नंबर का तो बेटा कम से कम, तो सबसे पहले आंसर लिखने का तरीका अच्छा करना कि ग्राम पंचायत हमारे ग्राम में बहुत कार्य कराती है। निम्नलिखित 5 पूछा है तो 6-7 लिख देना, ताकि आपको टीचर नंबर अच्छे से खुल के दे, ठीक है। ग्राम पंचायत कार्य से सुधार हेतु 5 सुझाव आप ग्राम पंचायत पे देख दो, जहाँ काम होता है वहां पे बुराइयां भी होती है, ठीक है। तो उनको सुधारने के लिए क्या कर सकते हो, भ्रष्टाचार को मिटा सकते हो, कार्यशैली पे ध्यान रख सकते हो, और कार्य प्रबंधन पर थोड़ी कार्रवाई की जा सकती है उनके कार्यों पे। मतलब जो भी समझ में से आप चैप्टर को ज्यादा पढ़ा, आपने मुझसे ज्यादा पढ़ा होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको आंसर ऐसे दे सकते हो। अब आ जाओ इसी में इंग्लिश में, रिव्यू द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत, ठीक है। 5 मार्क्स का है, इन दोनों में से कोई एक करना है। गिव एनी 5 सजेशन टू इम्प्रूव इन द फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत 5, ठीक है। अब ऐसे हाउ टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाई द
इनटू इकोनॉमिक सेक्टर एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। तो ये तो इसमें कोई भी आपको है और नहीं दिया, तो आपको ये करना जरूरी है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो आर्थिक क्षेत्रों में देखो वर्गीकरण होता है कि 3 श्रेणियों, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, सेकंड तृतीय श्रेणी। ठीक है, इनको 3 भागों में कौन से कार्य किस भाग में आएंगे ऐसे बांट कर फिर उसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं उदाहरण सहित। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर आ जाए केस स्टडी। तो देखो मैं केस स्टडी में करके ज्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं इसको करूं और बस एक बता दूंगी और आप समझदार हो, कर सकते हो। चलो इसको पढ़ते हैं, इसमें आंसर कैसे ढूंढेंगे। पर्वतीय भाग भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ उबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे होते हैं, इसलिए कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जा सकती है। हाँ भाई, पर्वत में सारी कुछ पर्वतीय होती है, पर कुछ भाग ऐसे होते हैं जो मट्टी के होते हैं। ढलानों में वैदिका कृषि और ढलान की अर्थात ढलान की भूमि को काटकर सीढ़ीनुमा अर्थात कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। वहां पर आप देखना असम साइड जाओगे तो आपको सीढ़ीनुमा खेती मिलेगी। सारी खेती ऐसी होती है क्योंकि वहां पे जो क्षेत्र है ना पथरीला भी है और वो ना ऊंचा नीचा है। विश्व भर में अनेक पर्वतीय क्षेत्र में कृषि की जगह पशुपालन के अधिक महत्व दिया गया है। हाँ, पर्यटन पर्वतीय, क्योंकि वहां पे ज्यादा कृषि हो नहीं पाती ना, तो फिर वो अपना भी तो खर्चा कहाँ से चलाएंगे। पर्यटन पर्वतीय लोगों को यह आय का महत्वपूर्ण साधन है। पर्वत की स्वच्छ और हवा और मनोहर प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटक को आकर्षित करती है। कुछ पर्यटक प्रेतों पर साहसिक खेल के लिए भी जाते हैं। हाँ, माउंटेन्स पे चढ़ना ये सब देखो साहसिक खेल है, जैसे स्कीडिंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण, पैराग्लाइडिंग। अनेक शताब्दियों से लोग पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वत की यात्राएं करते हैं, परंतु कि देखो हमारी वैष्णो देवी माता पर्वत पर रहती है ना, फिर भी लोग जाते इतने सारे। पर्वत हमारे सारे पर्यटक के एक साथ आने से पर्वतों के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। पर्वतों के पर्यावरण पे, हाँ भाई, जब लोग ज्यादा लोग जाते हैं तो वहां पे फिर उनके लिए फैसिलिटीज भी बनाई जाती है, तो फिर पेड़ों को काटा भी जाता है तो वो नुकसान करती है। प्राय इनमें सही संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 नंबर का है। पर्वतीय भूभाग में किस एक विशेषता को उल्लेख कीजिए। तो पर्वतीय भाग में विशेषता अगर आप देखोगे तो वहां वैदिक कृषि ढलान भूमि को काटकर सीढ़ी स्थान कृषि का प्रचलित प्रथा है। और वहां पर देखो उबड़ खाबड़ है, मगर आप इसको लिख सकते हो पर्वतीय भूभाग में पूछा है ना, तो आप भूभाग ढूंढो। पर्वतीय भूभाग समान रूप से खड़े ढलानों के होने ऊंचे होते हैं, इसलिए कुछ घाटियों में निबिड़ से। हाँ, तो आप यहां से लेके इसका आंसर यहां तक कर सकते हो। ठीक है, पर्वतीय लोगों की आय का, ये मैंने डिट्टो निकाल दिया, वरना अपने आप बना के निकाल तो एक 1 वर्ड में आंसर आ सकता है। ठीक है, मगर आप अभी छोटे हो, धीरे धीरे सीख जाओगे। पर्वतीय लोगों की आय का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो देखो पर्वतीय लोगों का तो महत्वपूर्ण साधन क्या है, देखो विश्व भर में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व देते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पर्वतीय भागों का आय का महत्वपूर्ण साधन पशुपालन है। क्या है? पशुपालन। ठीक है, यहाँ पे आप पशुपालन लिख सकते हो। पर्वतीय पर्यावरण को संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक उपायों को वर्णन कीजिए। तो पर्वतीय पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए तो ये बनाए रखने के लिए हमें वहां पर थोड़ी उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो और लोग गंदगी को फैलाए ना ज्यादा, क्योंकि गंदगी फैलती है तो कहीं पे भी डस्टिंग फैल जाती है। तो 2 मार्क्स का, तो दो लाइन में आंसर दे देना और इसमें लिखना है आपको हमें उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी, संतुलन बनाए रखने के लिए हमें उचित कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा आप इसको भी पढ़ोगे पूरा। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश वाले भी बच्चे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और नहीं समझ में आता तो आंसर कैसे निकालेंगे मैं बताती हूँ। मेंशन द कैरेक्टर्स के माउंटेन द ट्रेन, तो देखो आपसे मेंशन द कैरेक्टर, तो ये बोला हुआ ना, देखो ये वर्ड ढूंढ लो, ये मिल गया, तो यहां से पकड़ो उसके कान और यहां तक आ जाओ, लिख दो वैल्यूज। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, तो भाई इसके लिख दो आप फार्मिंग, नहीं फार्मिंग पे नहीं, एग्रीकल्चर, माउंटेन पशुपालन था ना, पशुपालन को क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में? Occupation agriculture, tourism is often important source of income. The people having mountain, the occupants of mountains sense beauty. पशुपालन को एग्रीकल्चर, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द मेजर रिसोर्सेज, तो आप अपने टू एडवाइस कर सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट एडवाइस है कि बट इन्फो, अब एडवाइस बैलेंस मेंटेन, थोड़ा सा इसको बना के यहाँ पर लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए।
फॉर मैनी कंट्रीज ऑल्सो ट्रैवल्ड। हाँ, आप यहाँ से लिख सकते हो फॉर मैनी, क्योंकि यहाँ तक लिख देना, ताकि अगर नहीं बनाने आ रहा, वरना बना के तो थोड़ा सा आंसर अलग बनेगा, पर आप यहाँ से यहाँ लिख दो। ठीक है, ऐसे ही आ जाओगे आप, ऐसे ऐसे 11 पढ़ोगे। 11 पढ़ने के बाद उसके आंसर आप सीधे से कर लोगे। ठीक है, पेपर बहुत अच्छा है और पेपर अच्छा ही बनकर आएगा, बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, वेद शब्द संस्कृत से आपने विद से आया, इसका अर्थ ज्ञान। उदाहरण के लिए पिछले अध्याय में ऋग्वेद का उल्लेख किया गया। वास्तव के 4 वेद ऋग्वेद, इसको पूरा पढ़ लेना है। देखिए, वेदों की रचना कहाँ की गई है, कहाँ की गई है? संस्कृत से विद से आया, विद से आया, इसका अर्थ ज्ञान हो रहा है। ये रहा, ये रहा इसका उत्तर। ये रचनाएं सप्तसिंधु सिंधु क्षेत्र में रची गई हैं, इसका पहले का उत्तर है। ठीक है, ऐसे ढूंढना है आपको। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? और ये ऋग्वेद का उल्लेख है। वास्तव में 4 वेद होते हैं और भारतीय सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये भारत के प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद कौन सा है? ये तो ग्रंथ है ना, 4 वेद है। वेद कौन सा है? ये रहा ऋग्वेद है बेटा। क्या है? देखो, ये रहा ऋग्वेद। ये सेकंड का आंसर है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इसको। ठीक है, वेदों के नाम लिखिए और उनके बता प्राचीन काल में किस माध्यम से तो वेदों के नाम आप यहाँ ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और इन्हें किस माध्यम से? तो ये मौखिक पाठ किया जाता था। ठीक है, और ज्यादातर ये संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। देखो, वेद तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे पढ़ के आंसर आपको करना पड़ेगा। अब अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। पंचायत शासन काल में समीप इसको पढ़ना है। उपयुक्त अनुच्छेद शासन किस व्यवस्था को दर्शाता है? जिला स्तर, खंड स्तर। पंचायत राज से नाम से भी जाना जाता है। स्व शासन का एक रूप है, तो ये किसका रूप है? स्वशासन का एक रूप है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ग्राम परिषद कहा जाता है। ग्राम स्तर पर इस व्यवस्था के 2 कार्य का उल्लेख कीजिए। ग्राम स्तर पे अपने गांव के जिला क्षेत्र पे सड़कों की, पानी की व्यवस्था को सुचारू सही रूप से देखा जाता है। ठीक है, ऐसे 4, अब तो 3 तो ये मिल गए, अब ये चौथा भी। अनुच्छेद को पढ़िए, पढ़ के इसको उत्तर दीजिए। आर्थिक गति किसे कहते हैं? ऐसी अर्थ गतिविधियां जिनमें लोग प्राथमिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र रूपांतर से कार्य करते हैं, उन्हें ऐसी आर्थिक गतिविधि जिनमें लोग प्राथमिक क्षेत्र से कार्य करेंगे, आर्थिक गतिविधि कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र में गतिविधि का उदाहरण दीजिए। द्वितीय क्षेत्र भवनों, सड़कों आदि निर्माण करना। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में गतिविधियों के निर्माण का उद्देश्य क्यों कहते हैं? ठीक है, तो बच्चों इसको भी पढ़ के आप ऐसे ही आंसर निकाल लोगे। अब आ जाते हैं आपके मानचित्र पर। तो देखो, भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में किन्हीं 5 उनके नाम लिखे। लोथल, राखीगढ़ी, मगध, काशी, मुंबई, चेन्नई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछा गया होगा। किस राज्य में स्थित है?